एपिसोड 516 अलेक्जेंडर की मां अनिका। रोहित का सवाल सुनकर अनिका हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित का यह पूछने के पीछे मकसद क्या है, मगर कहीं न कहीं वह जानती थी कि यह सवाल जरूर रोहित ने सोच समझकर पूछा होगा। अनिका खुद भी याद करना चाहती थी कि आखिर डिलीवरी के वक्त उसके साथ क्या-क्या हुआ था, मगर वह जितना भी याद करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि लेबर पेन शुरू होने से लेकर जब तक गौतम गुलेरिया ने नकाब और कंबल पहनकर आर्यन को चुराने की कोशिश की थी, उसके बीच की सारी बातें अनिका भूल चुकी थी। बच्चों को जन्म देते वक्त बीच-बीच में अनिका को यह याद था कि डॉक्टर अनिका अनिका को यह याद था कि डॉक्टर अनिका को बच्चों को जन्म देने के लिए चिल्ला-चिल्लाकर मोटिवेशन दे रही थी, मगर अनिका को यह बात याद नहीं आ रही थी कि उसने तीसरे बच्चे को भी जन्म दिया था। अनिका जब प्रेग्नेंट थी तभी भी उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ था कि उसके पेट में 3 जानें पनप रही है, मीन्स 3 बच्चे हो रहे हैं, मगर वह कोई भी बात यकीन के साथ नहीं कह सकती थी। अनिका ने यही बात रोहित को समझाते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं लगता है कि मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया था, मगर हाँ, इस पॉसिबिलिटी की पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। अनिका की यह बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रोहित कहीं न कहीं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि रोहित के तीसरे बच्चे का भी अनिका की ही कोख से जन्म लिया हो। ऐसा नहीं था कि रोहित को यह भरोसा नहीं था कि अनिका रोहित के बच्चों को वह प्यार नहीं देना चाहती थी, जो वह आर्यन और रिया को देती थी, मगर कहीं न कहीं रोहित जानता था कि आगे चलकर उसकी फैमिली में इस बात को लेकर काफ़ी परेशानियां खड़ी हो सकती थी। आखिर अनिका भी एक माँ थी। हो सकता है कि आगे चलकर वह अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करे। कहीं न कहीं रोहित और रश्मि का बच्चा अनिका से प्यार पाने की रेस में पीछे रह गया था। रोहित यह बात भी अच्छी तरह जानता था कि रोहित और रश्मि के बीच में जो कुछ भी हुआ था, उसमें रोहित का कसूर नहीं था। यह बात अनिका अच्छी तरह जानती थी, मगर रोहित और रश्मि के बच्चों को क्या अनिका उतना ही प्यार दे पाती? यह बात रोहित को अंदर ही अंदर पिछले 2 दिनों में खाई जा रही थी। रोहित ने जब उस बच्चे की शकल देखी थी, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह बच्चा रोहित का अपना खून था और वह किसी भी कीमत पर उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था, मगर ऐसा करते हुए उसे अनिका के विश्वास को भी उतना ही जरूरत थी। ऐसे माहौल में रोहित एक ही प्रार्थना कर रहा था कि उस बच्चे को भी अनिका ने ही जन्म दिया हो। अगर ऐसा हो जाता तो रोहित के लिए अपना लाइफ में आए इस नए ट्विस्ट को अपनाना काफ़ी आसान हो जाता। रोहित ने अनिका से कहा, ठीक है, मैं किसी तरह उस बच्चे को यहाँ ले आने का बंदोबस्त करता हूँ। एक बार वह बच्चा यहाँ आ जाएगा तो हम उसका डीएनए टेस्ट करके इस बात का पता लगा लेंगे कि यह वाकई उस बच्चे को भी तुम्ही ने जन्म दिया था या नहीं। अनिका ने रोहित की बात में हामी भर के फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित की कही हुई बातें बार बार अनिका के दिमाग में चल रही थी, मगर अपने डिलीवरी के वक्त की सारी बातें अनिका को याद नहीं आ रहा था। खाना खाने के बाद अनिका फिर से बच्चों के कमरे की ओर चली गई। जब अनिका ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि नन्ही सी पिंकी आर्यन के बगल में बैठकर आर्यन की किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आर्यन बड़े ही ध्यान से अपना होमवर्क कर रहा था। नन्ही सी रिया हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर बैठी अपनी टांगें फैलाकर अपने टैबलेट पर गेम खेल रही थी। तभी
अचानक रिया झटके से उठी और दौड़कर आर्यन के पास आकर कहने लगी, अरे वह लड़का बार बार मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। अरे वह लड़का बार बार मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। मैंने हजारों बार डिस्कनेक्ट किया है उसका फ़ोन, मगर फिर भी वह कॉल लगाया जा रहा है। आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, तुम उससे कभी बात नहीं करोगी जब तक वह तुम्हारा दोस्त मम्मा से माफ़ी नहीं मांग लेता। तुम उसके साथ बात नहीं कर सकती। रिया ने भी इस बार बड़ी ही शांति से आर्यन की बात मानते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। यह पहली बार था जब रिया ने आर्यन की बात इतनी आसानी से मान ली थी। रिया ने नेचर में आ रहे बर्ताव को देखकर कहीं न कहीं अनिका को खुशी भी हो रही थी। पिंकी की आंखें भारी होते हुए देखकर आर्यन ने पिंकी से कहा, तुम जाकर थोड़ी देर बिस्तर पर सो जाओ। पिंकी ने फिर से अपनी आंखें खोलकर कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। आर्यन ने इस बार पिंकी को हाथ पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाते हुए कहा, अरे मैंने कहा ना तुमसे, सो जाओ वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। अनिका समझ चुकी थी कि आर्यन अब घर में एक बड़े भाई का फर्ज अच्छी तरह निभाने के काबिल हो चुका था। माना कि पिंकी और रिया उसी के उम्र के थे, मगर कहीं न कहीं अनिका को आर्यन के अंदर एक बड़ा भाई नजर आने लगा था। पिंकी को बिस्तर पर सुलाने के बाद आर्यन ने रिया की ओर देखकर पूछा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस लड़के के साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट बिस्तर पर रखकर धीमी आवाज में आर्यन से कहा, दरअसल जब हम बेंगलुरु में रहते थे तब मामा हमेशा ही बिजी रहा करती थी। रेखा मौसी के साथ मैं एक बार अपनी दोस्त लतिका और उसके पेरेंट्स से मिलने गई थी। लतिका रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। उनकी यह रॉयल फैमिली अक्सर यूरोप में रहती थी। मैंने सुना था कि वहाँ उनका एक बहुत ही शानदार पैलेस है। तब मैंने लतिका से कहा था कि मैं उसका पैलेस देखना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद उन लोगों ने मुझे और मम्मा को अपने पैलेस पर इनवाइट किया। मामा हमेशा की तरह बिजी थी, इसलिए रेखा आंटी मुझे यूरोप ले गई। लतिका से मिलने के बाद लतिका वहाँ एक बड़े शानदार पैलेस में रहती थी। लतिका ने जब मुझे अपना पूरा पैलेस दिखाया, उसके बाद रेखा आंटी के साथ लतिका और उसके पेरेंट्स बड़ी बोरिंग बातें करने लगे। बड़ों की यह बात बड़ों की यह बातें मुझे कुछ ज़्यादा ही बोर कर रही थी, इसलिए मैंने अपना गेमिंग टैबलेट निकाला और एक गेम खेलने लगी, जो खेलना मुझे बहुत पसंद था। बिल्कुल वैसे ही गेम आसपास में भी कोई बच्चा खेल रहा था। हम दोनों ने ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से कंपटीशन की। हमने गेम खेले। गेम में चैटिंग करते करते वह लड़का मेरा दोस्त बन गया। हालांकि उसकी बातें काफ़ी अजीब थी, मगर उसकी बातें सुनकर कोई यह कह नहीं सकता था कि वह एक 6 साल का बच्चा है। वह काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करता था। मुझे लगा कि यह कोई जीनियस है, इसलिए कभी-कभी मैं उसके साथ वहाँ वहाँ से आने के बाद भी चैटिंग कर लिया करती थी। फिर पिछले कई दिनों में उसे पूरी तरह से भूल गई थी, मगर उस दिन जब तुमने मुझे गेम खेलते हुए रोका तब अचानक पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि एक बार तुम्हारी और मेरे उस दोस्त की कंपटीशन होने चाहिए। इसलिए मैंने उसे मैसेज किया था। रिया की पूरी बात सुनने के बाद आर्यन ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रिया से कहा, अगर वह लड़का ब्लूटूथ के जरिए तुमसे कनेक्ट हुआ था पहली बार, इसका मतलब तो यह है कि वो लड़का उस रॉयल फैमिली के पैलेस के आसपास ही कहीं रहता हो, या हो सकता है वह लड़का उसी पैलेस में रहता था। अनिका जो दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी यही सारी बातें सुन रही थी, उसे भी रिया की सारी बातें सुनकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन था वह लड़का और लतिका की रॉयल फैमिली के पैलेस में वह लड़का कर क्या रहा था। अनिका अभी यह सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर
इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल आया। जैसे ही अनिका ने कॉल उठाया, अब्बास ने अनिका से कहा, आशीष डोगरा क्रिस्टोफर की गैंग के पास पहुंच चुका है। उसने मैसेज भेजा है कि वह बहुत जल्द उनके राज हम तक पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द उस खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर पाएंगे। अनिका को एक बात समझ आया अनिका को एक बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सालों तक ई अब्बास इतनी खतरनाक गैंग तक पहुंच क्यों नहीं पाए थे। यहाँ तक कि उस गैंग के हेड क्वार्टर के बारे में भी आज तक अब्बास और उनकी पूरी टीम पता नहीं लगा पाई थी। अनिका ने उनसे पूछा, मगर आज तक हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो लोग हमारी पूरी स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर यह कहूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई खामी है? अनिका की यह बात अब्बास को तीर की तरह चुभी थी, मगर वह जानते थे कि अनिका का यह सवाल कहीं न कहीं बिल्कुल सच था। अब्बास ने वास्तविकता अनिका को समझाते हुए कहा, देखो, हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट हालांकि हमारे देश में काफ़ी पावरफुल है। हमारी सरकार ने हमें काफ़ी पावर दिए हैं, मगर किसी और के देश में हमारी यह पावर काम नहीं करती। आज इन देशों के साथ हमारा करार हुआ है। वहाँ हमें स्पॉट मिलता है, मगर कई ऐसे देश हैं, खासकर यूरोप के देश, जिनके साथ हमारा ऐसा कोई करार नहीं हुआ है, और इसलिए उनके देश में जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यह क्रिस्टोफर की गैंग का हेड क्वार्टर भी यूरोप की है। ऐसे किसी देश में है, इसलिए हम आज तक उसके लोकेशन के बारे में ठीक से पता नहीं कर पाए। मगर अब उम्मीद करता हूँ कि आशीष डोगरा के जरिए हम बहुत जल्द उनके लिए सही ठिकाने पर पहुंचा पाएंगे। अनिका जानती थी कि अब्बास जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें सच्चाई थी। हो सकता था कि क्रिस्टोफर की गैंग को कोई बहुत पावरफुल लोग सपोर्ट करते हो। किसी बहुत पावरफुल आदमी का हाथ हो क्रिस्टोफर की गैंग को चलाने के पीछे। और यूरोप में कई ऐसी जगह थी जहां खुद इंटरपोल भी आकर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। आज भी यूरोप में कई ऐसी पावरफुल फैमिली थी जिन पर कंट्रोल करना खुद सरकारों के हाथ में नहीं था। तभी अचानक अनिका को लतिका की रॉयल फैमिली के बारे में याद आया। अनिका यह सोचकर हैरान हो गई कि इतनी बड़ी रॉयल फैमिली के पैलेस में इस तरह के बच्चे का होना भी काफ़ी अजीब संजोग था। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि क्या इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता था। रोहित मारवा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में अपनी केबिन में बैठा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान से कुछ देख रहा था। चिराग ठीक उसके सामने खड़ा उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल पढ़कर बारी बारी उसके डॉक्यूमेंट्स पर अपने सिग्नेचर कर रहा था। चिराग ने वह फाइल रोहित के सामने रखी, मगर उसका ध्यान अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर था। चिराग अब तक जान चुका था कि लैपटॉप स्क्रीन पर रोहित का ध्यान जरूर था, मगर वह इस वक्त अपनी ज़िंदगी में आए उस नए ट्विस्ट के बारे में सोच रहा था। रोहित ने कुछ लोगों को मनाली भेजा था, उस छोटी सी क्लिनिक से सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए जहां अनिका ने आर्यन और रिया को जन्म दिया था। मगर कहीं न कहीं चिराग को बच्चों के जन्म वाली बात कुछ सही नहीं लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर अनिका ने 3 बच्चों को जन्म दिया था तो वह बात अनिका को याद कैसे नहीं थी, और अगर अनिका ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया भी था तो वह बच्चा रेशमी तक पहुंचा कैसे। मगर रोहित की लाइफ में अब तक जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न आए थे उन्हें देखकर चिराग भी किसी भी पॉसिबिलिटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था।
इन सारी बातों में अब तक एक बात यकीन के साथ कही जा सकती थी कि रोहित न सिर्फ आर्यन और रिया का बाप था, बल्कि इन सारी बातों में अब तक एक बात यकीन के साथ कही जा सकती थी कि रोहित न सिर्फ आर्यन और रिया का बाप था, बल्कि अलेक्जेंडर नाम के 6 साल के बच्चे का भी बाप था, जो इस वक्त क्रिस्टोफर के कब्जे में था। चिराग भी अच्छी तरह जानता था कि रोहित किसी तरह उस बच्चे को क्रिस्टोफर के कब्जे से छुड़ाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि यह काम बेहद मुश्किल था, मगर रोहित के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं था। तभी अचानक रोहित के ऑफिस में चिराग के 3 से 4 लोग दाखिल हुए। उनमें से उसके सबसे खास आदमी ने अंदर आकर रोहित की ओर देखकर कहा, सर, हम मनाली जाकर उस हॉस्पिटल से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जहां मिस अनिका ने डिलीवरी की थी। तो इसका आगे हुआ क्या, ये नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।